अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज ईद का तीसरा दिन है और हम देख रहे हैं कि ईद की तैयारियों से लेके ईद आने तक जो मजा, जो एक्साइटमेंट हमने देखी है ना, ये एक फिनोमिनल है। यहाँ पे आज हम एक छोटी सी महफिल सजाकर बैठे हैं। पीटीवी की आपने देखा है, ये रिवायत रही है कि हमेशा से अपने व्यूअर्स के साथ, अपने मेहमानान के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक रिलेशन, एक रिश्ता बिल्डअप करते हैं। तो आज के दिन भी हम उसी सौगात के साथ, उसी रिवायात के साथ जो है आपके सामने हाजिर हैं। और ईद के तीसरे दिन है। आई नो कि बड़ा बिजी स्केड्यूल होता है, रिश्तेदार आते भी हैं, हम भी रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं और साथ साथ टीवी पे बड़े मजे मजे के प्रोग्राम्स देखते हैं, घर में पकवान भी होते हैं और ईद होती है, पूरी लिबर्टी होती है, जो चाहे करें। तो आज हम इसी खुशियों को मजीद दोबाला करेंगे। हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे और आपकी ईद को और एक्साइटेड बनाएंगे। सो हमारे साथ आज पीटीवी फैमिली का हिस्सा मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। जुल्करनैन हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप सीनियर टीवी आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट एंड सो ऑन। एक बड़ी लंबी सी लिस्ट है आपके कारनामों की। थिएटर भी किया, रेडियो भी किया। तो खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू सो मच, आपने आज अपना वक्त निकाला, कीमती वक्त पीटीवी को दिया। बहुत शुक्रिया। आपने जिस प्यार से मेरा इंट्रोडक्शन कराया, मेहरबानी है आपकी। सबसे पहले मैं देखने और सुनने वालों को मेरी जानिब से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है या मेरी शक्ल जा रही है, सबको मेरी तरफ से दिल से ईद मुबारक। राइट। और आपका शुक्रिया, पीटीवी का शुक्रिया कि आपने हमें ईद के दिन याद किया। और ये हमारा घर का टीवी है। बिल्कुल। चलिए तो जी, हमें अंजुम हबीबी साहब ने भी तो ज्वाइन किया है, इनको भी वेलकम करते हैं सर। वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम आपको भी और मेरे चाहने वालों को जो देख रहे हैं इस वक्त, उन सबको जहां जहां बैठे सबको ईद मुबारक। बहुत बहुत सर मुबारक हो। और मैं आपका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन भी करवाना चाहूंगी ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उनको पता चले। 47 इयर्स हो गए इनके करियर को और पीटीवी के साथ बेशुमार ड्रामाज में काम किया, थिएटर भी किया, रेडियो भी किया, स्टेज हम कह सकते हैं कि अब तक करते आ रहे हैं। यानी कि अब तक आप जो है वो रेडियो कर रहे हैं और थिएटर में आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। ड्रामाज में आप कह सकते हैं गेस्ट हाउस बहुत ज्यादा, मैं भी बहुत शौक से देखती थी, तो वो मुझे बहुत याद था और हम ऑफ रिकॉर्ड बहुत बातें भी कर रहे थे। तो आज बड़े मजे मजे की बातें करेंगे सर। वेरी वार्म वेलकम इन द शो। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं अब जी एक बड़े अच्छे मेहमान हैं और आप पूरे साल उनको देखते रहते हैं हमारे जो पीटीवी के डिफरेंट बिजनेस प्रोग्राम्स में और इकोनॉमी के प्रोग्राम्स में। डॉक्टर उस्मान वक्कास चौहान साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एडवाइजर ऑफ इकोनॉमी कैस, और साथ साथ आप एक के जो एनालिसिस है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज हम कोई ऐसा एनालिसिस नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ एक ईद की बातें करेंगे और कुछ ऐसी बातें करेंगे कि ईद कैसे मनाते हैं। सो वेरी वार्म वेलकम इन द शो। थैंक यू वेरी मच बुलाने का, आपके साथ ये वक्त गुजारने का, ये मेरे लिए बायस शर्फ भी है, बायस फ़ख्र है। मैं अपने चाहने वालों को और ना चाहने वालों को भी ईद मुबारक की। जी, सबको ईद मुबारक। आज ईद है और हमारे साथ बड़ी अच्छी सी सिंगर मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। सुमेरा अल्ताफ साहिबा, वेरी वार्म वेलकम। आप रेडियो में, टीवी में बड़ी एक आपकी अच्छी आवाज़, सुरीली आवाज़ है। खुशामदीद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड ईद मुबारक। मेरा जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अच्छा जी, और हमारे साथ एक हम कह सकते हैं सरप्राइजिंगली कुछ ऐसी सिंगर्स या कुछ ऐसी सिस्टर्स मौजूद हैं। ओवर स्काइप आप हमें ज्वाइन करेंगी। आप चिश्ती सिस्टर्स के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। सितार, हम कह सकते हैं हारमोनियम, तबला, बड़ी एक अच्छी आपकी एक्सपर्टीज है। साथ साथ बाय प्रोफेशन भी, जिसमें मैं लाइन से बताना चाहूंगी, मिड में हमारे साथ शाहरुख चिश्ती साहिबा बैठी हैं। आप बहुत ही फेमस सितार जो है वो परफॉर्म करती हैं। आपकी जो एक परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा एक तारीफ के काबिल है। इसके साथ साथ आप बाय प्रोफेशन बिजनेस वुमेन है। तो वेरी वार्म वेलकम शाहरुख साहिबा, खुशामदीद। और साथ साथ हमारे साथ इन्हीं की बहन यानी कि माहरूख चिश्ती साहिबा मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। आप आई डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन और नेशनल तबला कंपटीशन में आपको अवार्ड भी मिला है। और आपकी एक्सपर्टीज और आपकी जो एक प्रोफेशन और पैशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन बड़े ही मजेदार आज जो है वो हम इनकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे। एंड थर्डली लास्टली द यंगेस्ट वन, इल्हाम चिश्ती साहिबा,
आप बाय प्रोफेशन प्रोफेसर हैं, लेकिन आज आप सिर्फ हमारे लिए हारमोनियम प्ले करेंगी क्योंकि ये आप बहुत जबरदस्त परफॉर्म करती हैं। वेरी वार्म वेलकम आप तीनों को, बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में, इस ईद शो में। मजीद जो है वो गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं जुल्करनैन साहब से पूछूंगी, जी। सर आपकी जर्नी हमने देखी सिंस स्टार्टिंग, यानी कि पीटीवी का, जब हम कहते हैं ना कि जब टीवी का आगाज हुआ तो उसके बाद जितने नगीने पीटीवी में ऐड होते गए, तो उसमें से यू आर वन ऑफ दोज। बहुत शुक्रिया। प्लीज अपने बारे में थोड़ी सी अपनी जर्नी को एक क्विकली हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि एक तो आपकी जर्नी और फिर हम ईद के बारे में भी पूछेंगे। अपने करियर के बारे में बताऊं? कोर्स मेरा ताल्लुक अटक से है। बाय बर्थ मैं पिंडी का हूँ। माय होम स्टेशन इज़ कराची टेलीविज़न और माय रिकग्निशन इज़ कोयटा टेलीविज़न। और पूरा पाक का- पाकिस्तान। जी, मैं लाहौर में अभी 25-30 साल से मैं लाहौर में था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने राइटिंग की, डायरेक्शन की, प्रोडक्शन की और मुल्क में की, थिएटर किया। मोइन अख्तर और उमर शरीफ साहब कराची से, अच्छा। वो मेरे उन दोस्तों में से हैं जब हमने शोबिज़ ज्वाइन नहीं किया था, जब से हम दोस्त हैं। और अल्लाह गरी की रहमत करे, दोनों को आज ईद है, याद आ रहे हैं। अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे, उनके लिए दुआएं हैं। और भी बहुत सारे जो दोस्त आर्टिस्ट जो इस वक्त मौजूद बिल्कुल। नहीं है, उन सब के लिए दुआ गो हूँ मैं। और सब याद आ रहे हैं, ईद पर सब अपने याद आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। तो थिएटर किया, मुल्क में किया, जगह जगह किया, छोटे छोटे बड़े शहरों में किया। अच्छा। और फिर उसके बाद फिर यूरोप में किया, फिर अमेरिका में किया, फिर नॉर्वे में किया, फिर इंग्लैंड में किया। फिर अरे वाह, आपने इंटरनेशनली भी, यानी कि लोकली एंड इंटरनेशनली बोथ आपने अपने मुल्क का नाम रोशन किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन 50 साल से यही काम कर रहा हूँ। ये भी पता नहीं आता है या नहीं आता, लेकिन बहरहाल। और फिर प्राइवेट आपको ये प्रोडक्शन। आज हमारे व्यूअर्स को ये याद रखना है कि आज ईद है, तो सब थोड़ा सा जोक और थोड़ा सा मजाक चलता रहेगा और हम आपको लम्हा व लम्हा बताते रहेंगे कि ईद की खुशियाँ पीटीवी की फैमिली कैसे मना रही है। अंजुम हबीबी साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, आपके करियर की छोटी सी एक क्विक सा रिकैप हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, जैसे मैं बता चुका हूँ कि 1977 में मेरा एंट्री हुई इस फील्ड में। और फिर मैंने उसके 10 साल बाद 88 में पाकिस्तान टेलीविज़न से मेरा पहला ड्रामा चला, कच्चे पक्के रंग। और मैं बड़ी खुशी से बताया करता हूँ कि हमारे साथ लेजेंड फनकार रूही भानो थी। अच्छा। और उस साथ किशोर साहब थे। और इन्हीं स्टूडियो से हमारा स्टार्ट हुआ है। इसी स्टूडियो में हमारे सेट लगा करते थे और गेस्ट हाउस हुआ करता था। तो बहुत अच्छा सारे लग रहा ड्रामे होगा किए। फिर तो आपको आज बड़ी नॉस्टैल्जिक सी सब कुछ मोमेंट्स याद याद आ है, रहे होंगे। सब कुछ याद है जी, बिल्कुल। लेकिन अब वो सेट नहीं है, और ना वो जवानी है ना वो सेट है। बहुत अच्छा वक्त गुजरा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा फिर स्टेज भी किए बहुत सारे, फिल्में बाद में मिलने शुरू हुई, फिल्में भी की बहुत सारी। और रेडियो में मुसलसल कर रहा हूँ, रेडियो मैंने नहीं छोड़ा। रेडियो में ओढ़ना बिछोना है और रेडियो से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। राइट। चलें जी, मैं डॉक्टर उस्मान साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि एक तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि ईद कैसे गुजारते हैं, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा सा आज मज़ाहिया ही मूड में रहूंगी। ये आपकी मोहब्बत है। आपके प्रोग्राम में भी जो बिज़नेस के होते हैं, हम थोड़े से हल्के अंदाज से गहरे मौज़ूआत पे नज़र डालते हैं। बिल्कुल। अब तो एक हल्के मौजू पे हल्के अंदाज से होगा। ईद एक खुशी का तो मौका है, और मैंने ज़्यादातर अपनी जो ईदें हैं वो बाहर बनाई थी, बाहर रहे थे। हर मुल्क में अपना एक सिलसिला होता है, कई जगहों पे पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है, कहीं पे नहीं होती। लेकिन सबसे अच्छी ईद जो होती है वो पाकिस्तान में ही गुजरती है, क्योंकि अच्छा। यहाँ आपकी फैमिली होती है, और आपकी फैमिली बहुत ही बड़ी होती है। शायद आपको अंदाज़ा नहीं होता कितने लोग आपके अपने ही होते हैं। तो इसलिए ये ईद पाकिस्तान में गुजारने की खुशी होती है। मैं एक और आपसे इस पर गुजारिश करना चाहूँगा कि ईद एक बड़ा सबक आमोज़ मौका होता है, क्योंकि अब आप देखें रमज़ान गुजर चुका है, आपने रोज़े रखें। रोज़े का एक मकसद और भी होता है कि आपको हमदर्दी हो उनसे जो भूख की ज़िंदगी गुजारते हैं। वैसे आप भूखे नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब भूख होती है तो सारी साइंस हमें अब बताती है कि आपका जहन और आपका जिस्म कैसे बदलता है। आपकी पेशेंस, आपका सब्र बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, आपका गुस्सा बढ़ जाता है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने गरीब भाई बहनों से हमदर्दी की ज़रूरत है। ये ईद का एक बहुत अहम पहलू है मेरे हिसाब से। चलें जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और
अपनों से ज़्यादा अपने प्यारों का, अपने आसपास के लोगों का ख्याल करना ज़रूरी है। ईद का भी हम यही मकसद बताएंगे, और ईद अखुवत जैसे कि एक नाम से ही जाहिर हो रहा है, तो अखुवत को ज़रूर जो है वो फॉलो किया जाए। मैं सुमेरा साहिबा से पूछना चाहूँगी, सुमेरा आपका करियर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, आपकी टीचिंग भी साथ साथ है प्रोफेशन, लेकिन पैशन आपका सिंगिंग है, तो प्लीज़ ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। अभी बस दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चल रही हूँ। टीचिंग अच्छा। अभी भी कर रही हूँ जी, वाह। और कुछ ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और साथ म्यूज़िक भी चल रहा है, प्राइवेट कॉन्सर्ट्स, पीटीवी, रेडियो, ये सब चीज़ें। और वैसे मैं बाकायदा सीख रही हूँ क्लासिकल, जो मेरे उस्ताद हैं शाइक अहमद चिश्ती अच्छा जी। राइट। अच्छा सुमेरा, ईद कैसे गुजारती हैं ये भी तो बताएं ना, कि जैसे मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, ईद आज बहुत- थर्ड डे है, पहले दिन हाँ। दूसरे दिन क्या करती हैं? बहुत बिजी होते हैं दोनों दिन, क्योंकि चांद रात से ही हम लोग बाहर जाते हैं, बैंगल्स, कुछ ना कुछ रह ही जाता है खवातीन का। ये तो एंड है। तक तैयारियां चलती Shopping, हैं। shopping। हाँ, शॉपिंग और ये सब चीज़ें, फिर मेहंदी, और फिर ईद पे शीर खोरमा और खीर और सब चीज़ें, मेहमान आ जाते हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड होता है। तो फिर थर्ड डे है कि कभी कोई प्रोग्राम कर लेते हैं, या फिर बाहर चले जाते हैं, गेट टुगेदर्स कर लेते हैं। गेट टुगेदर्स करने, हाँ। या फैमिली जो रिलेटिव्स हाँ, हैं वो ऐसे घर आ ही। जाते हैं। जी, अच्छा अच्छा अच्छा। चले मैं अब चिश्ती सिस्टर्स के हवाले से पूछना चाहूंगी, और शाहरुख साहिबा सबसे पहले ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं या लोकली यानी पाकिस्तान में ईद मनाने की, तो बाहर मुल्क में कैसा एक माहौल होता है, या ईद का दिन, ईद का दूसरा दिन क्या एनवायरनमेंट होता है, और आप लोग कैसे ईद गुजारते हैं? शुक्रिया बहुत बहुत। डिफरेंट होता है कि हमारे अपने मुल्क में नहीं हुआ, अमेरिका में डेफिनेटली अलग होता है। चांद रात इज नॉट चांद रात। हमारी बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज है पाकिस्तान में चांद रात, जब हम छोटे थे कि एक साथ मेहंदी लगाना, चूड़ियां खरीदना। इधर वी वेरी ब्लेस्ड कि हमारी फैमिली हमारे साथ है, सो जहाँ फैमिली होती है वहीं ईद हो जाती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरे रमजान के एवरी अदर डे एक दूसरे के दिन एक दूसरे के घरों में जाके रोजा खोलना, एंड जस्ट सेलिब्रेटिंग टुगेदर, जस्ट एवरी सिंगल मोमेंट एक साथ बैठ के celebrating the fact that we have the opportunity के एक साथ हम we're together within 10 minutes, within no more than an hour away, so alhamdulillah we're very lucky. राइट। और मैं यही सवाल इल्हाम से भी पूछना चाहूंगी और माहरूफ से भी, कि आप क्या समझती हैं, आप लोगों को वो दिन याद आते हैं जो पाकिस्तान में गुजारे, या यू आर हैप्पी कि नहीं चले भाई पहला दिन ईद का आ गया और जस्ट एक छोटी सी पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां पर मौजूद है? हम बहुत छोटे थे जब पाकिस्तान, तो for me I think enjoying time with family and having conversations amongst family regarding our deen and different topics in Islam, especially during this last Ramzan, has been quite fulfilling. और पाकिस्तान की याद आती है, लेकिन नई यादें, नए experience इधर have bared more heavy on my heart in the best way possible amongst our parents and loved ones. अच्छा, मैं चाहती हूँ कि अभी आप लोग मुझे कुछ परफॉर्म करके दिखाएं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बैठे हैं, तो व्हाई नॉट थोड़ी सी परफॉर्मेंस हम भी देख लें। आज वैसे भी एक ईद का तीसरा दिन है और हमारी एक्साइटमेंट वही है जो ईद के पहले दिन होती है।
राइट, बहुत एक हम कैसे आई विश कि आप यहाँ पर मौजूद होते तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि ऑफ कोर्स जो एक लाइव सुनने का मजा है वो डिफरेंट ही है। मैं जुल्करनैन साहब आपसे ही पूछना चाहूंगी कि ईद का दिन कैसे गुजारते हैं, क्योंकि मैंने आपसे आपके करियर के बारे में पूछा, लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा। मैं ईद का दिन ऐसे ऐसे करके गुजारता हूँ। नहीं, ऐसे ऐसे तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या करते हैं? अब हम जिस एज में हैं उसमें ईद तो बच्चों की होती है। नहीं, और वो ऐसे ऐसे जो करने का हाँ, वो तो बचपन में करते थे। अच्छा, अब भी जब कभी मूड आता है, हर बूढ़े के अंदर भी एक बच्चा होता है ना, तो मेरे अंदर भी एक बच्चा है, तो जब कभी मूड आता है तो फिर मैं ऐसे ऐसे करके ईद मना रहा होता हूँ। अच्छा, रिलेटिव्स आते हैं। बेसिकली जो है ना, हम शोबिस के जो लोग हैं वो दिन रात जो मसरूफ रहते हैं, कभी राइटिंग में, कभी डायरेक्शन में, कभी प्रोडक्शन में, तो कभी एक्ट कर रहे होते हैं, तो हमारा दिन रात जो है वो बड़ा अजीब सा होता है। तो ऑलमोस्ट ईमानदारी की बात यह है कि हमारी ईद ज़्यादा जो है वो कोशिश होती है कि सबसे मिल के रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब से, कुछ फ़ोन पे और कुछ दूसरे शहरों में जो लोग हैं उनसे हेलो हाय हो के, तो फिर कोशिश होती है कि थोड़ा सा सो लिया जाए। तो अपनी बात मैं करूँगा कि मेरी ईद तो ज़्यादा जो है वो ज़ोहर की नमाज के बाद जो है वो 2 घंटे सोना ज़रूरी होता है। राइट, वो अर्ली मॉर्निंग नमाज के हाँ बाद वो एक। अच्छा, इसके साथ साथ कि रिलेटिव्स आते हैं, कुछ हल्ला गुल्ला होता है घर में? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, हर घर में होता है। ईद असल में तो देखा जाए तो ईद उन लोगों की है जिन्होंने पूरे रमज़ान के रोज़े रखे, जिन्होंने ज़कात दी, जिन्होंने उम्रा अदा किया, जिन्होंने हज किया, और अल्लाह परवरदिगार उन सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनकी जो दुआएं, उनकी जो इबादत हैं उनको कबूल करे। और असल में ईद तो उनकी है। हम लोग तो शामिल वाजा होते हैं ना। तो मैं बिल्कुल, आपने सही फरमाया। मैं अंजुम हबीबी साहब से भी पूछना चाहती हूँ कि सर आप कैसे ईद गुजारते हैं और इस बार ईद पे क्या किया? जी, सुबह जो है वो नमाज का टाइम होता है, 7:30 बजे मस्जिद में जाके नमाज अदा करते हैं। उसके बाद घर आते हैं और बच्चे खड़े होते हैं कि अब ईदी के लेने का टाइम है, पीरियड ईदी का, फिर वो सबको ईदी देते हैं और फिर वो मिठाइयाँ खाने वाने, फिर एक चीज़ का सिलसिला जारी रहता है। वो तो सारा फिर रात गया तक रहता है। ईद के दिन मैं कहीं जाता नहीं हूँ जी, इंतज़ार यही करता हूँ कि कोई आ जाए मिलने के लिए, तो वो ज़्यादा बनाता है। सिस्टर्स आ जाती हैं मिलने के लिए या भतीजे भांजे मिलने के लिए आ जाते हैं, तो ज़्यादातर ईद के दिन घर पे ही। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कहीं टीवी से या कहीं रेडियो से ये भी आ जाते ला करें आज ही लाइव प्रोग्राम करना है, ईद का दिन है तो लाइव प्रोग्राम करें आके, तो फिर हमने आपको तंग किया है लाइव प्रोग्राम भी करने के लिए चले जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, तो यूँ ईद का दिन गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। रोज़े तो ज़रा आराम से गुजरते हैं, लेकिन ईद का दिन गुजरते हुए पता नहीं चलता। अच्छा अंजुम साहब, ईद के ऊपर अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदार, वो जो दुनिया में नहीं है, क्या उनको क्या याद आता है? यानी कि उनके हवाले से कोई, हम देखते हैं ना जब बात करते हैं ईद की, तो बचपन अलग गुजरता है और एक जवानी अलग गुजरती है। ज़ाहिर है बचपन की ईद तो और टाइप की थी, क्योंकि वहाँ जब ईदी लिया करते थे, अब ईदी देनी पड़ती है और लेने और देने में बहुत फर्क है। तो उस वक्त लेते थे तो बहुत आप छोटे भी तो थे। तो पेरेंट्स से ईदी मिलती थी, बड़े भाई से ईदी मिलती थी, खुशी होती थी। और जब चलते बचपन जितना जितना गुजरता गया, बाहर जाना, जाके इस तरह के गुब्बारे खरीद लेने या कोई उपरने वाली आने खरीद लेनी या वो तूतू बाजा खरीद लेना, तो इस तरह की चीज़ें खरीद के बजाते हुए घर में आ जाते थे। तो एक अपने आप को कार्टून बनाया होता था। तो फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब जाहिर है बुज़ुर्गों की बहुत कमी महसूस होती है, क्योंकि अब्बा अब्बा कहते थे बड़ा सुख पाते थे, अब्बा अब्बा खवाया है तो बस बड़ा दुख पाया है। तो ये वाली साहब बनी हुई है जैसे पंजाबी में बोला जाता है। तो ज़ाहिर है बुज़ुर्गों से बड़ी रौनक होती है जी, जिनके यहाँ बुज़ुर्ग हैं वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। अब हम खुद बुज़ुर्ग हो गए हुए हैं, तो ईदी देते हैं बच्चों को, और ईदी बच्चे हमसे भी थोड़ा सा खुश होते हैं। चक्कर बच्चों की भी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है, वो तो देखकर ही बड़ी खुशी मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा सुबैरा, मैं आपसे भी जो है वो ईद के बारे में पूछ चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कुछ सिंगिंग, कुछ गुनगुना के भी हमें बताएं, और ईद का मौका है तो हम चाहते हैं कि दोबाला हो जाए। ठीक है, अभी मैडम नूरजहां का एक गाना है, मैं तेरे संग कैसे चलूं सर, वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तेरे संग कैसे
चलूं सजना तू समंदर है, मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसी। तो मेरा हाथ हाथों में लेके चले, मेहरबानी तेरी, तेरी आहट से दिल का दरीजा खुले, मैं दीवानी तेरी, तू गुबारे सफर, मैं खिजा की सदा, तू समंदर है, मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसी। जी बहुत बहुत अच्छी आवाज अच्छा जी, माशाल्लाह। जब आपको अभी आपने कहा कि आप अभी भी सीख रही हैं, तो कब तक सीखने का इरादा है? मतलब अभी तो आपकी फाइन ट्यून कितनी होनी है आवाज? एक्चुअली जो क्लासिकल है वो इन लाइट म्यूजिक से बहुत डिफरेंट है। अच्छा। जिसमें आप राग है, सरगम है, प्रॉपर रियाज है, जिसको प्रॉपर क्लासिकल कहते हैं। जैसे हमारे बड़े बड़े घराने हैं वो गाते हैं, पटियाला है या बाकी शाम चौरासी है, ये क्लासिकल घराने हैं हमारे पाकिस्तान के। अच्छा। तो इसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि एक फीमेल का भी कोई एक होना चाहिए क्लासिकल का, हमारे मुल्क में कोई एक फीमेल क्लासिकल सिंगर होनी चाहिए। पुराने ज़माने में भी थी, इकबाल बानो साहिबा थी, मैडम नूरजहां ने क्लासिकल सीखा हुआ था। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी सीखूं, और मैं अभी सीख रही हूँ, अभी चल रहा है प्रोसेस। किसको फॉलो करती हैं ज़्यादा? यानी कि एक होता है ना कि ये मेरा गोल है। मुझे मैडम नूरजहां, मेहदी हसन साहब मुझे बहुत पसंद है। गज़ल में वो तो खैर गज़ल सिंगर थे, और अमानत अली खान साहब क्लासिकल में, और उस्ताद सलामत अली खान साहब, ये सब बड़े जितने भी हमारे सिंगर्स हैं। राइट। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर Thank you फ्यूचर। so लेकिन much. बहुत ही मज़ेदार आवाज़ है, लेकिन अभी हम आपको बार बार तंग करेंगे और बार बार कुछ ना कुछ सुनेंगे। डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे, तो इस बार क्या किया ईद पे? कुछ बारबेक्यू किया या फिर कुछ सेकंड डे तो रिलेटिव ज़्यादा ही आते हैं, ससुराल डेज भी होते हैं, तो क्या प्लान्स थे और क्या क्या किया? अल्लाह का शुक्र है मेरे अभी तक ससुराल कोई है नहीं। ओके भाई, ये तो बैचलर हैं। जी, तो इस जंजीर से मैं आज़ाद हूँ। वाली बीवी को कह रहे हैं या वैसे जनरल जमाने अब ये में? मुझे कुछ मैट्रिमोनियल टाइप का एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है ईद से ज्यादा। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ईद पे मरीज ही पेशेंट ही देखते रहे। नहीं, वो पीएचडी डॉक्टर है। चले जी, मजीद बातें होते रहेंगी, यही खुशियां जारी रहेंगी। आपसे मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। इंसान तीन किस्म के होते हैं। पहला बादशाह, दूसरा वो जो बादशाह से डरता है, और तीसरा वो जिससे बादशाह डरता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। आज मेरा भाई वापस आ रहा है अरसे के बाद। कौन सा भाई आ रहा है? ये रवैया एक ताजिर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? तुम बिल्कुल बाबा उरूज की तरह लगते हो। अगर वो मुझे छोड़कर चला जाता है तो वो मेरा उरूज नहीं हो सकता। क्या वक्त आ गया है जनाब पेट्रो? जिहाद मुबारक हो मेरे भाई। अगर ऐसा हो गया तो समंदर पर हम तुर्कों की हुक्मरानी होगी। इंशाल्लाह ऐसा जल्द होगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले और ब्रेक के दरमियान हमने बड़ी मजेदार गुफ्तगू की है, आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं जुल्करनैन हैदर साहब से ही पूछूंगी। सर ये बताइए कि आपके, हम कह सकते हैं ना, बहुत सारे डायरेक्शन भी हमने देखी ड्रामाज में, एंटरटेनमेंट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, तो उसके ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि आज भी लोगों को याद है। और मैं चाहती हूँ कि आज जब ये इतना हम खुशियाँ बांट रहे हैं और इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं, कुछ डायलॉग्स भी बताएं ना, कुछ बोल के बताएं। मैंने जब भी इंटरव्यूज तो होते रहते हैं ना, अब तो बहुत ही ज्यादा होने लगे हैं। हर आदमी जेब से माइक निकाल के कहता है कि जी सोशल अब तो मीडिया ये तो का आम दौर बात है। हो गई थी। तो मैंने अपने करियर को 10-10 साल में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। पहले 10 साल में जो था वो बच्चों का प्रोग्राम था, एक कोशिश, जो 1 साल तक चला, जो पूना एकेडमी में अभी भी पढ़ा हुआ है और वो उनको ट्रेनिंग में दिखाते हैं। अच्छा, और जो चाइना वाओ। में जाके पीटीवी का प्रोग्राम, कोयटा टेलीविजन सेंटर से, और फिर उसके जस्ट आफ्टर वो बंद इसलिए हुआ कि वहाँ से सीरियल चला छाँव। छाँव सीरियल में अयूब खोसा साहब, लैला ज़ुबैरी, एनी जैदी, हस्साम काजी और रियाज मरहूम, ये वो लोग थे जो हमारे सुपरस्टार्स हैं। तो उसमें एक मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मैं कुक होता हूँ। अच्छा। तो बड़ा अदबी आदाब और लिहाज वाला। तो ओके। उसमें उस वक्त मेरी एज थी, मेरा ख्याल में 25 साल होगी या 22 साल होगी। चले हम 25 आपसे साल। अभी की एज नहीं तो पूछेंगे। उस वक्त मैंने 70 साल के बाबे का रोल किया, जो अब मेरी उम्र है। ओके। तो उसमें मैंने जहन में हमारे फिल्म स्टार हैं, अल्लाह करी की रहमत करे, लहरी साहब, उनको जहन में रखा था। अच्छा। तो उनकी लच्छेदार जो कॉमेडी होती थी, तो उनको मैंने फॉलो किया। तो लहरी साहब के साथ हमने थिएटर भी किया उनके होते हुए। तो उन्होंने एक ही प्ले किया, लहरी इन ट्रबल, तो वो हमने मुख्तलिफ जगहों पे किया, तकरीबन 1000 शो किए हमने उसके वाओ। मुख्तलिफ जगह पे। तो उसमें एक मेरा कैच वर्ड था, अल्कमोनिया में तो ऐसा नहीं होता। कोई भी गलत बात होती थी तो मैं कहता था अल्कमोनिया में तो ऐसा नहीं होता था। तो वो यानी लोग पूछने लग गए थे अल्कमोनिया क्या है, अल्कमोनिया क्या है। तो वो आखिर में फिर बताया कि अल्कमोनिया में तो ऐसा नहीं होता, अल्कमोनिया कब्रिस्तान को मैंने कंसीव किया हुआ था। तो वो इतना पॉपुलर हो गया कि कराची में एक बस्ती का नाम, एक चौक का नाम अल्कमोनिया चौक, और वो हो गया। तो जब आखिर में हमने वो बताया कब्रिस्तान, तो सबने उतार दी। वो साफ हो गया। इसी तरह बहरोज सब्जवारी और मैंने एक यादगार सीरियल किया, मंडी। उसमें मेरा छीके का रोल था, वो मैंने किया था। वो यंग टू ओल्ड, बड़ी खुशनसीबी होती है आर्टिस्ट की। अंजुम हबीबी साहब इससे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे कि बहुत कम ऐसा मौका आता है कि किसी ऐसे सीरियल में यंग टू ओल्ड तक का करेक्टर मिल जाए, वरना या ओल्ड होते हैं या यंग होते हैं या सही जो भी होते हैं। तो उसमें यंग टू ओल्ड थे। उसमें मेरा ये था कि अपना तो स्टाइल ये लगा बाबू। तो वो कभी भी कोई बात होती थी तो मैं कहता था अपना तो स्टाइल ये लगा बाबू। ये एक वो हुआ। फिर ससुराल सीरियल था, वो जो सिंध कल्चर पे कराची से अच्छा। हमारे बहुत अच्छे मंजूर मक्सी साहब थे, अल्लाह गरी की रहमत करे। तो वो असिस्टेंट थे हमारे कोशिश में, कोयटा में। तो वो मुझसे उन्होंने एक वचन लिया, वादा लिया कि जब मैं प्रोड्यूसर होऊंगा तो तुम जहाँ कहीं भी होगे मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुमने आना है। ओके। तो मैं लाहौर में था, तो उन्होंने कहा कि मैं सीरियल लॉन्च कर रहा हूँ और आपका रोल है और आपने आना है। तो फिर मैं लाहौर से डेली जाता था, शूटिंग करके रात को शो करता था स्टेज का। तो उसमें था सडपंद। तो उस अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं। वज़ीर आज़म का सदर ममलकत की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीत, जल्द शफायाबी की दुआ। वज़ीर आज़म का कहना है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए कौम दुआ करे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शाहरुख शफी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहरुख, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है और वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश किया और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। और वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो कौम से भी अपील की कि वो सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करे और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की भी हदायत की और उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए और जल्द अज जल्द सेहतयाब फरमाए। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सदर मुमलिकत के हवाले से आज जो है वो बताया गया कि सदर आसिफ अली जरदारी के जो पर्सनल फिजिशियन है डॉक्टर आसिम हुसैन, उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ टेस्टों के बाद इस बात की तस्दीक हुई है कि सदर मुमलिकत कोरोना में मुब्तला है और उन्हें इस वक्त आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि माहिरीन की एक टीम ने उनकी देखभाल कर रही है और मुख्तलिफ टेस्टों के बाद ये बात साबित हुई कि वो कोरोना में मुब्तला हैं, ताहम उनकी सेहत अभी बेहतर है और एक मुकम्मल टीम उनकी देखभाल कर रही है। जी ठीक है शाहरुख, ये बताइएगा कि कब तशखीस हुई है सदर मुमलिकत के कोरोना में मुब्तला होने के हवाले से? जी, सदर मुमलिकत गुज़श्ता रोज़ जो है वो अस्पताल में एडमिट हुए और उसके बाद फिर एक डॉक्टरों की मुकम्मल टीम थी जिन्होंने मुख्तलिफ टेस्ट किए और आज ही फिर उसके हवाले से आगाह किया गया ईवान सदर की जानिब से भी कि वो कोरोना में मुब्तला हुए हैं और उनको आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख शफी, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की सेहत के हवाले से पूरी कौम को दुआ करने के लिए कहा है। ये थी ताज़ा तरीन। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। और हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट जो सिंध के थे वो उसमें थे, तो वो सड़पंथ, तो जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो कहीं कहीं से आवाज़ आ जाती है तो पता चल जाता है कि ये हमारे कराची के हैं, सिंध के हैं, पेशावर के हैं, फलाने हैं ये। तो वो वहाँ से जर्मनी गए तो वहाँ से आवाज़ आई, अरे सड़पंथ है बाबा। तो मैंने कहा कि ये तो कराची के हमारे लोग हैं। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जिनके नामों से आपको याद रखा जाता है। जी, तो ये मैंने जो बताया वो तो वो उसमें रशीद मिर्ची नाम था। मिर्ची, तलत हुसैन साहब, रशीद मिर्ची, और तलत हुसैन साहब के साथ काम करके जो मज़ा आता था, तो वो तलत हुसैन साहब ने एक दफ़ा मुझे स्टूडियो से बाहर निकलवा दिया। अच्छा, यानी वो मेरा तो रोल था चुलबुले का, अपना तो स्टाइल ही लगा बाबू, अबे किसको कह रहा है, क्या हो गया भाई, और बड़ा जुब्बर जंगी है ये। तो ये वो जो कराची की जो स्ट्रीट लैंग्वेज है वो था मेरा रोल। तलत साहब वो उसमें पख्तून ड्राइवर का रोल कर रहे थे, उनकी दुश्मनी होती है तो गोली लगती है तो हम उनके मिजाज पुरसी के लिए जाते हैं। अब उनके इर्द गिर्द जो है वो शब्बीर जान साहब हैं, बहरोज सब्जवारी है, मैं खड़ा हुआ हूँ और तलत साहब लेटे में हैं और ऊपर कासिम पाशा साहब उसके प्रोड्यूसर थे। वो अभी लाइटिंग हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा है, तो तलत भाई बैठे हुए बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऊपर से आवाज़ आई स्टैंड बाय। तो वो तलत भाई ने मुंह उधर से इधर करना था, वो वापस वहाँ चले गए। अब हम खड़े हुए देख रहे, तो उन्होंने कहा एक्शन, तो वापस टर्न किया तलत भाई ने, तो मुझे लगा कोई बंदा ही और है। तो मैं दिल में सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार ये कमाल, अल्लाह ने इनको मतलब हमारे मतलब मैं उनको अगर दिलीप कुमार कहूँ पाकिस्तान टेलीविजन का तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी वर्सटाइल क्या बात है। तो वो कहने लगे रशीद मिर्ची, तो मैंने अपने करेक्टर में ही कहना था जी डाला, मैं कहा जी डाला, उनको हंसी आ गई। तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहा है, ये कासिम जुल्करनैन क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर मैं जी तो कहना है, हाँ। स्क्रिप्ट में भी है और वैसे भी रिस्पॉन्स तो देना है आपको। वो फिर रीटेक हुई, वो रशीद मिर्ची हंसी आती रही, जी डाला, वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा नहीं इसको कहोगे मत जवाब दे। अच्छा, प्यार में ये बातें हो रही हैं, बिल्कुल गुस्से में नहीं हो रही। मैंने कहा अच्छा मैं नहीं बोलता। अब उन्होंने कहा रशीद मिर्ची, तो मुझे पता था कि प्रोड्यूसर कट तो करेगा ना, मेरा मिड शॉट तो लेगा।
और कहा रशीद मिर्ची, मैंने यूं किया, कर लगे इसको बाहर निकाल दे। तो ये चुलबुले होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मैं अंजुम हबीबी साहब आपसे जी, भी यही फिर मेरी सवाल बारी आ करूंगी, गई। क्या मशहूर आपका डायलॉग है जो आप हमें बोल के अभी दिखाएंगे? मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैंने तकरीबन 21 साल सैयद फारूक कैसर साहब के साथ काम किया, जिन्हें उर्फ आम में लोग अंकल सरगम के नाम से याद रखते हैं। और उनके साथ बैरून मुल्क जाके भी परफॉर्म करने का मौका मिला, और इन्हीं स्टूडियो में हमारे सेट भी लगा करते थे, बासी मसीद थे, अंकल सरगम, बोंगा, सारे। तो मैं क्योंकि एज एक स्किट आर्टिस्ट था उनके साथ, तो स्किट्स किया करता था, क्योंकि ड्रामे से आया था, तो उनकी अपनी टीम थी जो पपेट भी चलाती थी। लेकिन मेरा एक शौक था, मेरा दिल करता था कि मैं भी कभी कोई पपेट जो है ना उसको मैनिपुलेट करूं। बहरहाल वो एक करना खुदा का हुआ कि एक पपेट बन के आया, फारूक साहब ने आगे रखा, हम इसकी आवाज़ निकाले, इसका नाम है बोंगा बखील। अब सब लोगों ने बारी बारी आवाज़ निकाली, जब मेरी बारी आई तो वो अप्रूव हो गई आवाज़। तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि चले कम से कम एक पपेट तो मेरे पास आया। बाबर ने आज 20-20, 25 पपेट्स की आवाज़ें निकालता है, नासिर इकबाल भी 5-7 निकालता है, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी आवाज़ें थी। तो मैंने एक पपेट लेके बहुत खुश हो गया। तो वो बोंगा बखील इस कदर पॉपुलर हुआ कि उसके ऊपर फारूक साहब ने एक तो किताब लिखी मेरे प्यारे अल्लाह मियां के नाम से, क्योंकि वो जब भी कोई शेर पढ़ता था तो वो कहता था मेरे प्यारे अल्लाह मियां। तो मैं 2 अशार उसके सुनाता हूँ आपको, लोगों को शायद काफ़ियों को नहीं पता कि वो बोंगा बखील मैं मैनिपुलेट करता था, और वो बहुत पॉपुलर हुआ, और लड़के लड़कियां कॉलेज में बाकायदा क्या करते हैं, जहाँ तो उधर बोंगा ही लगना है। तो इस तरह की बातें भी जो है बड़ी मशहूर है। तो वो कहा करता था, अर्ज़ किया है मेरे प्यारे अल्लाह मियां, दिल मेरा हैरान है, मेरे घर में फाका है, उसके घर में नान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ और वो भी पाकिस्तान है। तो वो पपेट जो ना उसके जरिए जबरदस्त, क्या बहुत करता अच्छा था। है। और इसी तरह एक शेर और भी बात उसको मैं पॉपुलर आपकी वजह से सुनाऊंगा कि अर्ज़ किया है मेरे प्यारे अल्लाह मियां, तेरा करम निराला है, उनकी आंख में कीमती लेंस और मेरे आंख में जाला है। मैं लेंसेज नहीं वेयर की हुई, बाय द वे। बड़ा पॉपुलर हुआ ये। बहुत अच्छा है तो ये। इस तरह के वो इशार थे, फिर बहुत भी उसमें काफी काम करता रहा उनके साथ। तो बाकी जो ड्रामे के डायलॉग्स हैं जी, वो तो हम जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं वहीं पे छोड़ आते हैं, क्योंकि मजीद याद करने की हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। नाम सुनाने वालों में बिल्कुल याद नहीं है कि मैं आपको किसी ड्रामे के डायलॉग सुनाऊं। लेकिन सबसे अच्छा कोई कैरेक्टर जो आपको मजा आया हो कि ये मेरा एक सबसे जी हाँ, ज्यादा मेरी एक एनर्जी ये है, सबसे बिल्कुल ज्यादा है। मेरी लाइकिंग है। मेरे चाहने वाले, देखने वाले अगर यूट्यूब पर चार्ज करें तो एक उनको सीरियल मिलेगा इस्तराब, इस्लामाबाद का इस्तराब ड्रामा सीरियल मिलेगा। उसमें एक बड़े मलक का रोल था, को मेरी उम्र उस वक्त छोटी थी, ये 90s की बात है। तो लेकिन करैक्टर उसका थोड़ा बूढ़े का था, बड़े बड़े मूछें, पगड़ी, और व्हील चेयर पर बैठा हुआ, और वो उसका जो स्टाइल सारा, और जितने भी उसने गंदे बुरे काम करने होते हैं ना, वो फुल विलन था अपने वक्त। तो वो करैक्टर जो था ना बड़े मलिक का, वो मुझे याद है, और उसको मैं बड़े शौक से किया। और मैं समझता हूँ कि उसमें मेरी नॉमिनेशन भी हुई थी, जो अवार्ड हुआ करते थे पहले, गालबन अवार्ड 7 में। तो वो करैक्टर बहुत मेरे लिए जो है ना एक अच्छा था, मैं उसको बड़े परफॉर्म करते हुए खुश होता था। वो अगर आप लोग देखना चाहें तो इस्तराब लाला बहुत जबरदस्त ड्रामा हुआ है। जी जी राइट, नहीं बिल्कुल। और जब आपको पसंद है तो यकीनन उसमें आपकी और अभी एक जो सर का रिसेंट है वो परिजाद में एक बहुत इमोशनल वो था डायलॉग। नहीं, वो था अहदे वफा। हाँ, परिजात में तो काम थोड़ा था मेरा, लेकिन अहदे एहदे वफा वफा में, में, हाँ। अहदे वफा में जब वो मेरा बेटा बन के आता है, असिस्टेंट कमिश्नर बन के आता है, तो फिर मैं उसको सल्यूट करता हूँ और उसको गले और लगाता उसमें हूँ। आप बहुत ही अच्छा वो इमोशनल। वो भी बड़ा पॉपुलर हुआ, बहुत बहुत अच्छा वायरल popular हुआ वो वाला। जी चले जी, ये तो एक बड़ी एक आपकी हम कह सकते हैं ना अल्टीमेट एक अचीवमेंट्स होती हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। तो थोड़ा सा ईद का दिन है तो मैं थोड़ा सा कुकिंग और खानों के बारे में ज़रूर पूछना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, ये आपसे पूछना चाहूँगी, एक तो आपने क्लैरिटी दे दी कि यू आर स्टिल साहब से बैचलर, पूछे खाते क्या तो खाते क्या है और पकाते कैसे हैं, और ईद के दिन पकाते क्या क्या, वो तो सिलसिला बेगम है? ही नहीं है। पहले तो ये पूछना चाहिए कि ये इसकी वजह क्या है, लोग जानना चाहेंगे आपने अब तक शादी की
चले चले ये तो बता देते हैं ना। सर आप ही ने कहा कि मैं बड़ा खुश नसीब बंदा हूँ, इसी वजह से आपने ये तो दुरुस्त आपने फरमाया। मैंने घर भी जाना है। तो आज की डिशेज डॉक्टर साहब ने तो नहीं बनाई कहीं जो आज हमें मिलने चलिए वाली डॉक्टर है? साहब बताएं ना। अगर आप मुझे हुक्म देते तो मैं कुछ तैयार करके लाता। मुझे कुकिंग का वाकई बहुत शौक है। Really? और लिविंग अब्रॉड, बाहर रह के ये एक सर्वाइवल होता है, जरूरी होता है, कोई आपके मैं लिए अब होता समझ नहीं। गया, माफी चाहता हूँ सर, आपकी, सर। मैंने कदा कलामी की माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं सर। आप हर चीज लिख के करते हैं, इसलिए आपकी शादी नहीं हुई। हाँ, ये भी हो सकता है। मुझे अब अंदाजा हुआ। चले सर उनकी शादी आज करवा देंगे हम, मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, अब तो अब शादी कर लेनी चाहिए आपको। चले सर ये तो हम पूछेंगे, लेकिन आप जो आप बता रहे हैं ना कि आप बना के ले आते हैं, जी, तो जी। क्या सबसे अच्छी कुकिंग करते हैं? कौन सी डिश सबसे अच्छी बनाते हैं? मुझे बेवकूफ अच्छा बनाते। हाँ, बेवकूफ़ी बहुत अच्छा बनाते हैं, थोड़ा तड़का लगा के। नहीं, मैं डॉक्टर साहब को जानती हूँ, बेवकूफ नहीं बनाते होंगे। जो भी आपको जवाब देते हैं, आप खुद इसकी गवाह हैं मैडम, के संजीदगी से देते हैं। सीरियस प्रोग्राम्स में सीरियस बातें होती हैं, लेकिन चूंकि ये लाइट हार्टेड प्रोग्राम है तो पहले दिन पे ईद के क्या, तो नानी मेरी अभी भी हयात हैं, तो उनके यहाँ जाना, बुज़ुर्ग के यहाँ सारे इकट्ठे, खालाएं मामू सारे इकट्ठे होते हैं, यंगस्टर्स भी। हमारे 2 बुज़ुर्ग जो यहाँ हैं, इन्होंने कहा कि ये ईदी देने का वक्त है। मेरी उम्र वो है कि थोड़ी सी ईदी देनी पड़ती है, थोड़ी सी लेनी पड़ती है। एग्जैक्टली यही है। थोड़ा सा तराजू अभी मतलब मुतवज़नी है। और ये फैमिली की जो चीज़ें हैं, ये पहले 2 दिन होते हैं, अब हम तीसरे दिन की बात कर रहे हैं। उसमें फिर आप थोड़े से दोस्त अहबाब के पास ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। खाना मुझे जो ज़्यादा पकाने का शौक़ है पाकिस्तानी ही है। इससे बाहर जब रहता है बंदा तो पाकिस्तान की याद आती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर मज़ा आता है कि कुछ वियतनामीज़ बना दिया, कोई थाईलैंड का खाना बना दिया, कोई पर्शियन बना दिया। इधर थोड़े से बंदे को बाहर की याद आती है, बाहर रह के पाकिस्तान की याद आती है। इस तरह बंदा मिक्स कर लेता है कुकिंग को, और मुझे शौक वाकई तो है। इस बार ईद पे क्या बनाया आपने? कुछ बारबेक्यू बनाया, कुछ मैंने रिलेटिव्स को खिलाया? जी, लेकिन इस दफ़ा तो मैंने ज़्यादा चिल किया है, क्योंकि इतनी बड़ी जब फैमिली होती है आपके साथ तो वो आपको खाना ला के देते हैं। इस दफ़ा मेरा हाथ हौली था, और सेवियाँ, रसगुल्ला, इस तरह की चीज़ें, चिकन काफ़ी खाया। अब हम सुमेरा से पूछते हैं। सुमेरा, आपकी जो ये ईद की मस्तियाँ हैं वो कैसे होती हैं? लाइक बहन भाइयों का इकट्ठा होना, ईद पे कुकिंग करना, क्योंकि फीमेल्स तो करती ही है कुकिंग। यहाँ वो तो किचन में ईद होती पे है, घर पे लेकिन गाने वाने की महफिल होती है? जी बिल्कुल होती है। तो अच्छा, वहाँ कौन सा उसकी गाना बड़ी गाती हैं फरमाइशें आप? करते होंगे। बस जिसकी जो फरमाइश होती है फिर मैं हाजिर होती हूँ। चलें तो कुछ हमें कुछ गा के तो सुनाए ना। बिल्कुल सुनाए। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले। वाह जी वाह। Thank you वाह so जी, much. वाह जी, वाह जी, वाह। बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत सॉन्ग, और ये कहते हैं ना कि ईद की चिट चैट चल रही है। सुमेरा इंजॉय कर रही हैं बिकॉज इनकी आवाज़ भी एक तो सुरीली है, और दूसरा ये कि हमारे पास जो एक विदाउट म्यूजिक जो इन्होंने सुनाया ना, इससे बड़ा अच्छा माहौल हमें बना तो दिया है। बोल का मजा आया है। अच्छा, मैं अंजुम साहब आपसे ही पूछना चाहूंगी। आपने अपने एक कैरेक्टर का बताया, बड़ा अच्छा हम देख रहे हैं कि बचपन से, यानी कि किसी भी एज के बच्चों से बात करें तो उन्होंने अंकल सरगम, वो वाली जो चीज़ें हैं आज आपने जो दिखाई, यकीनन उनको एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट याद आया होगा। आपको जब आप एक अपनी पूरी जर्नी देखते हैं तो वो जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे? वो जो लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं, वो जो लोग एक अच्छा काम करना चाहते हैं और आपके जैसे फनकारों को फॉलो करते हैं, सिंस ईयर्स एंड ईयर्स एंड टिल नाउ एक जर्नी आप लोगों की बरकरार है। मेरे ख्याल दौरे हाजिर में तो बहुत से लोग अच्छे आ रहे हैं, उसकी वजह एजुकेशन है कि लोग बाकायदा यूनिवर्सिटी से मजमून पढ़ के आ रहे हैं, मास कम्युनिकेशन का या और भी इस तरह के बहुत सारे मजमून आए हुए हैं। हमारे दौर में ऐसा नहीं था। हमारे दौर में था बस टाई पैंट सीखें और नौकरी कर ले जाके सीधी सीधी। अब जो भी बच्चा आ रहा है, जो कैमरामैन आ रहा है, जो डायरेक्टर आ रहा है, वो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और सीख के आ रहे हैं। कोई इंग्लैंड से पढ़ के आ रहा है, कोई फ्रांस से पढ़ के आ रहा है। तो आज के कल के दौर में जो काम हो रहा है, फिर इंस्ट्रूमेंट भी बड़े लेटेस्ट हैं और उनका भी वो फ़ायदा उठाते हैं और अच्छी चीज़ बन रही होती है। लेकिन जो पहले दौर में जो स्क्रिप्ट हुआ करते थे वो नहीं है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी सीरियल का, किसी भी ड्रामे की कामयाबी का राज स्क्रिप्ट
उसके बाद फिर आर्टिस्ट या डायरेक्टर का नंबर आता है। तो पहले ज़माने में स्क्रिप्ट बहुत अच्छे हुआ करते थे। अब जब सिलसिला शुरू होता है तो एक चैनल वाला कहता है जी शादियाँ, तो बाकी 30 चैनल पर भी शादियाँ शुरू कर देते हैं। एक में आता है तलाक़ें, तो 2 में तलाक़ें शुरू हो जाती हैं। लव स्टोरी चलती है तो लव स्टोरी शुरू हो अब जाती तो है। स्क्रिप्ट होते ही नहीं है, अब तो 1-2 पेज लेके एक आइडिया देके ओके जी हाँ जी शुरू हो जाए। बिल्कुल, स्क्रिप्ट पहले था, आप तो माशाल्लाह खुद राइटर हैं। जी, जी। तो और पहला पीटीवी के ड्रामाज, जिस पीटीवी के ड्रामाज आज भी देख लें, आपको लुत्फ आएगा, बहुत ज़्यादा लुत्फ बहुत आएगा। ज्यादा। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसको पसंद किया जाता है हमेशा से, और बहुत बड़े बड़े ड्रामाज है जो गुजरे हैं। ऑफ कोर्स मैं जुल्करनैन साहब आपसे ही पूछना चाहूंगी, अभी कुछ काम हो रहा है और अभी क्या मसरूफियात हैं? आफ्टर ऑल हम ईद पे ही बैठे हैं, तो उसमें कोई आपने प्ले अभी किया हो जो हमने रिसेंटली जो है वो देखा हो? मैंने प्लान किया है, मैं आई एम फर्स्ट एशियन जिसने नॉर्वे में प्रोडक्शन की है। वाओ। इंडिया में इंडियन कोई फिल्म वहाँ नहीं शूट हुई, सिर्फ बादशाह फिल्म के 2 गाने वहाँ शूट हुए। तो ये अल्लाह पाक का एहसान है कि मैं वहाँ गया और मुझे हर तरह की फैसिलिटी दी। मेरे अलावा सारे वहीं के आर्टिस्ट थे। हालांकि मैं यहाँ से आर्टिस्ट बुक करके गया था, लेकिन वहाँ जाके जब वो प्रोड्यूसर भी खुद ही था ना, तो जब हिसाब किताब लगाया तो मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई यहाँ तो बहुत महंगाई है। तो मैंने कहा कि अगर ये फ़र्ज़ कर लीजिए 1 रुपये में बना, तो वहाँ बहुत किसी ने तीर मार लिया तो 1 रुपया ही देंगे। तो मैंने ना कर दी। तो वो जो मेरे होस्ट थे उनके फ्लैट में मैं था, तो उसने सुबह उठाया मुझे, कहने लगा नीचे धरना हो गया है। वो जो मैंने वहाँ के जो सरकारी टेलीविज़न है जी जी जी, नॉर्वे का, ओस्लो का, उसमें मेरा इंटरव्यू भी चला और मैंने उनको हायर भी किया। वहाँ के लोग सारे तो यहाँ से नहीं जा सकते बिल्कुल थे बिल्कुल। तो वहाँ से वो किया, तो वो अखबार में मैंने कह दिया कि मैं नहीं कर रहा यहाँ शूट। तो वो सारे नीचे जमा हो गए। तो उसने कहा कि थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, इनको किसी तरह मुतमईन करो। फिर मैंने उनको जाके रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा सर क्या चाहिए आपको? आपको फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस देंगे। आपको लोकेशन चाहिए, लोकेशन देंगे। आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्ट देंगे। और फिर दी उन्होंने। मुझे हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, हेलीकॉप्टर दिया। मुझे ट्रेन की जरूरत है, यानी कि अब हम बड़ा अच्छा सा कोई सीरियल देखेंगे अब। तो वो राइट? जी। अब मैं एक सीरियल प्लान किया हुआ है, जैसे हकीकत की बात की थी जी। आपने, तो हकीकत एक और मेरी आपने कोशिश उसमें मुकद्दस के अब्बू का कैरेक्टर किया जी, था। जी जी। और वो लिखा हुआ भी मेरा था, डायरेक्शन भी मेरी थी, प्रोडक्शन भी मेरी थी। तो वो मेरी कोशिश होती है, जो मैं देख रहा होता हूँ बाकी सारे चैनल्स में, तो मेरी कोशिश होती है ऑफ बीट लिखूं। राइट। अच्छा जुल्करनैन साहब, जरा मौका ईद का है तो मैं चाहती हूँ, बस इस शो का भी वक्त खत्म हुआ चाहता है, थोड़ा सा एक मैसेज देते हैं छोटा सा ईद के हवाले से अपने नाजरीन को। छोटा सा दे दें, ईद मुबारक ही कहते हैं। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। जी मोहब्बत ही है, बस देख लें आप। डॉक्टर साहब आप भी छोटा सा एक मैसेज देते हैं। डॉक्टर साहब रिश्ता मांग लिया मेरा मुख्तसरन पैगाम ये होगा कि ईद एक मौका है कि जो भी आपकी दुश्मनियां हैं या चपकलिश है, आप लोगों को माफ़ कर दें। ये माफ़ी लें और माफ़ी दें और एक नया दौर शुरू करें अपनी ज़िंदगी। फिर से लड़ाई का अब दोबारा लड़ाई शुरू करने का। आज ईद है तो सब हंसते ही रहेंगे। मैं अंजुम साहब आपसे भी पूछूंगी एक छोटा सा मैसेज हमारे देखने वाले। मैं तो अक्सर यही दिया करता हूँ कि एजुकेशन ज़रूर हासिल करें। एजुकेशन हासिल करेंगे तो आपके काम में निखार पैदा होगा। आपको भी लोग डॉक्टर कहेंगे, भले वो आप आर्टिस्ट हो तब भी डॉक्टर आर्टिस्ट कह सकते हैं आपको। एजुकेशन हासिल कीजिए। अच्छा जी, एजुकेशन हासिल कीजिए। ईद का मौका है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जाते जाते हम यही बात कहना चाहेंगे, अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। और लड़ाई झगड़ा जैसे डॉक्टर चौहान ने कहा है कि ना करें तो बेहतर है। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसको जितना हो सके खुशी के साथ गुजारें। और अगर आपको लड़ना ही है तो फिर अकेले में जाके शीशे के सामने कुछ ना कुछ कह लें ताकि किसी को बुरा ना लगे। चलें जी, इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन जाते जाते मैं सुमेरा से भी बोलूँगी कि कोई छोटा सा एक ईद का मैसेज और एक गाना आखिरी बार। जाते हुए हम पंजाबी गाना करेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैंने भी पंजाबी बताया था, चल चंद के सामने आ गया। जी, वो भी लेकिन आप करेंगे। वो भी आप सुन रहे हैं। और ईद एक खुशियों का त्यौहार है। आप खुशी खुशी इसको सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ। और मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।
गाना बिल्कुल। यस ओके। कहंदे ने नैना तेरे कोल बैणा, कहंदे ने नैन मेरे दिल दा तू है गहना, कहंदे ने नैना तेरे बिन चैन नहीं आंदा, तू मिले चैन मिल जांदा, तेरे बिन चैन नहीं आंदा, तू मिले चैन मिल जांदा, माही वे चन वे तैनू होर की मैं कहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल बैणा, कहंदे ने नैना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप Thank सब you so लोगों much. का। ईद के तीसरे दिन सब तशरीफ लाए। अंजुम साहब आपका भी, सुमेरा साहब Thank you आपका so भी, much. जुल्करनैन साहब एंड डॉक्टर चौहान साहब। जाते जाते एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।